ओ आदरणीय बंधु, सबको सादर प्रणाम। आज विश्व में जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं, जिनको वामपंथी लोग कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन क्यों आवश्यक है। वो कहते हैं कि भाई वेद पढ़ना कोई क्या आवश्यक है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये महाभारत रामायण क्यों पढ़ना इनको, ये व्यर्थ है, इसमें क्यों समय गंवाना। तो ये हमारे कोई काम की चीज़ नहीं है। अर्थात महाभारत को, रामायण को सब लोग व्यर्थ समझते हैं, अथवा धर्म ग्रंथों को, शास्त्र को पढ़ना या उनको समझना, उनको प्रचार प्रसार में वो लोग ये मानते हैं कि नहीं, आज के समय में इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए, अन्य बहुत सारे विषयों को प्रेफरेंस करते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो धर्म ग्रंथ हैं इनके भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान जो मैं इस विषय को इसलिए कह रहा हूँ कि जो नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, जिस समय इस समय नेपाल में जो आंतरिक गृहयुद्ध जैसा सिविल वार की स्थिति बनी हुई है, और नेपाल की जो भयानक स्थिति को देख करके लगता है कि प्राचीन आचार्यों को और रामायण महाभारतों को अब हम इनको पढ़ना छोड़ दिए हैं और इनसे शिक्षा लेना हमने बंद कर दिया है। और इसलिए रामायण महाभारत को, ग्रंथ को पढ़ना, देश के राष्ट्र के खिलाफ हुए साजिशों को समझना जरूरी है। और देशभक्ति क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, और जो है वास्तविक राष्ट्रभक्ति क्या है, और राजा के कर्तव्य क्या है, राजधर्म क्या है, इसको जानने का अवसर मिलता है महाभारत में। खास करके विदुर समझाते हैं धृतराष्ट्र को, अनेक प्रकार के नीतियों को समझाते हैं। अनेक राजाओं की जो है फॉरेन पॉलिसी को आप समझना हो तो भी महाभारत पढ़ना पड़ेगा आपको। युद्ध कला को, अथवा किस परिस्थिति में क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है महाभारत से हमें सीखने को मिलता है, ऐसे रामायण से, है ना। अब नेपाल में जब ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, उसमें गृहयुद्ध हुआ जैसा स्थिति हुई है, तो उस राजधानी के अंदर ये सोचो कि विश्व के अंदर इतने आंदोलन हुए, इतने सारे जो युद्ध हुए, लेकिन पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा नेपाल के अंदर पहला चीज हुआ, जो लोकतांत्रिक देश में, जहां राष्ट्रपति है, जहां प्रधानमंत्री हैं, जहां मंत्रिमंडल काम करती है, जहां संसद में कानून बनते हैं, जहां सब जो है ब्यूरोक्रेसी काम करती है, जहां देश की सेनाएं, पुलिस काम करती है, सारे सिस्टम काम करते हैं, और वहां एक और रात 36 घंटे के अंदर, ज्यादा नहीं 36 घंटे के अंदर पूरी की पूरी 1.5-2 लाख पब्लिक मैदान में आ जाती है राजधानी में, और देश के जो लोकतांत्रिक देश के अंदर देश की संसद को आग लगा दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, और देश की सर्वोच्च अदालत को, संसद को, और यहां तक कि जो है रिजर्व बैंक को फूंक दिया जाता है। नेपाल राष्ट्रीय बैंक बोलते हैं जिसको, उसको फूंक दिया, और देश के मंत्रालय को फूंक दिया, और राष्ट्रपति कार्यालय को फूंक दिया, राष्ट्रपति भवन को फूंक दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय को फूंक दिया, अच्छा न्यूज चैनलों के, अखबारों के, प्रेस के जो ऑफिस होते हैं उनको फूंक दिया, और बड़े बड़े 5 स्टार होटलों को फूंक दिया गया, जला दिए, ध्वस्त कर दिए, धराशायी कर दिए पूरी तरह से। और यहां तक कि जैसे नेपाल में सिंह दरबार जिसको कहा जाता है, भारत के लिए एक मान के चलो उसको समकक्ष, उसको उदाहरण दिया जाए तो लाल किला, जैसे भारत में लाल किला के प्रति लोगों का एक भावना जुड़ी हुई है, जैसे देश का प्रधानमंत्री जो है वहां से भाषण देता है, या लाल किले से कोई बात कोई कहता है लाल किले से, तो एक बड़ी बात मानी जाती है। ऐसे नेपाल का एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है जो है सिंह दरबार। सिंह दरबार को ही आग लगा दिया उन आंदोलनकारियों ने। एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा ये तो भाई हमारी ऐतिहासिक स्थल है, संसद है, ये अगर संसद ही नहीं रहेगा, जो लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, वही नष्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या। मतलब इतना वो हो गए। विश्व में कितने आंदोलन हुए हैं, कितने अनेक प्रकार के जो है विद्रोह हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कुछ, हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने कितना विद्रोह किया, कितना आंदोलन किए होंगे, कितने क्रांतिकारियों ने किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया कि राष्ट्रपति भवन को जला दिया हो, संसद भवन को फूंक दिया हो, और ऐसे कभी नहीं हुआ है इस तरह का। तो विश्व के इतिहास में मैं मानता हूं कि इतना ज्यादा आंदोलन हुए, हालांकि राष्ट्रपतियों के, प्रधानमंत्री की हत्या की होंगे लोगों ने, अनेक प्रकार के घटना दुर्घटनाएं हुई है, लेकिन ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस, इस तरह का जो है आंदोलन 36 घंटे के अंदर पूरी राजधानी को दोस्ते में मिट्टी में मिला देना, मिट्टी में मिलाना ही होता है, क्योंकि जो देश के, राज्य के, जो पूरे नेपाल के अंदर सबसे बड़ा शहर एक ही काठमांडू है, पहली बात। और दूसरी बात, उस राजधानी के अंदर देश को चलाने के सारे सिस्टम केवल काठमांडू से हैंडल होती हैं,
सब कुछ वहीं से ऑर्डर आते हैं, सब कुछ सिस्टम पूरा नेपाल का पूरे राजधानी के से ही चलता है। ऐसा नहीं कि भारत में तो ऐसा होता है कि मान लो भारत की राजधानी भी भले नष्ट हो जाए, लेकिन भैया दिल्ली से बड़े और लगभग दर्जनों शहर हैं भारत में जो उस चीज को झेल पाएंगे। हैदराबाद है आपका, चेन्नई है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, दिल्ली क्या नाम है, मुंबई है, और बड़े बहुत सारे बड़े बड़े शहर है भारत के अंदर, तो वो दूसरे शहर उनको हैंडल कर लेते हैं, वो कवर कर लेते हैं उसको। लेकिन जो अपना जो है नेपाल में है जो हो, वो ऐसा नहीं है। नेपाल में एक ही राजधानी है और वहीं से सारी सिस्टम चलता है, और सारी विभागों को, सारे सरकारी दफ्तरों को, और जितने देश की संसद को फूंक दिया तो बात कोई रही नहीं। तो सारी चीज फूंक दिया, इसका मतलब राजधानी फूंक गया, और राजधानी फूंक गया तो देश ही समझ लो एक प्रकार के ध्वस्त हो गया, ऐसा मानना चाहिए। तो इसलिए इस समय में आचार्य चाणक्य का एक अर्थशास्त्र का एक आता है, टॉपिक श्लोक आता है, एको हन्यात नवा हन्यात ईश्वर मुक्तो धनुष्मतः शराष्ट्रम सप्रजम हंति राजानाम मंत्र विप्लव। चाणक्य कहते हैं कि एको हन्यात नवा हन्यात ईश्वर मुक्तो धनुष्मता, यानी जिसके हाथ में धनुष है, जो धनुर्धर है, उसके द्वारा छोड़ा गया जो तीर होता है, वो अगर वो तीर उसके द्वारा छोड़ेगा, अच्छा सा अच्छा धनुष्मता, अर्थात जो धनुर्विद्या में पारंगत जो धनुर्धर है, उसके द्वारा छोड़े गए तीर के द्वारा कोई व्यक्ति मर भी सकता है, ना भी मर सकता है। कितने लोग मरेंगे? अगर मर भी गया तो एक एक करके मरेगा, और एक एक मरेगा। हो सकता है वो उस तीर से वो जिंदा भी रह जाए, हो सकता है मरे ना मरे, कोई गारंटी नहीं है। उसके शरीर में लगे ना लगे ये भी गारंटी नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो मर ही जाएगा, लेकिन और मरेगा तो भी एक एक करके मारना पड़ेगा तीर से। लेकिन कहते हैं कि एको हन्यात नवा हन्यात ईश्वर मुक्तो धनुष्मता सराष्ट्रम सप्रजम हंति, पूरे राष्ट्र को और पूरी प्रजा को एक मिनट में ध्वस्त कर सकता है, या पूरे राष्ट्र को मार सकता है, खत्म कर सकता है, नष्ट तहस नहस कर सकता है। क्या? राजा नाम मंत्र विप्लव, यानी राजा का जो मंत्र विचार है, राजा की कमजोरी है, राज्य की कमजोरी है, बाहर नहीं जानी चाहिए, देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर अपने देश से बाहर राजा की कमजोरी पता लग गई, मंत्रिमंडल की कमजोरी पता लग गई, देश की सुरक्षा एजेंसियों की कमजोरी पता लग गई, और देश के अंदर कोई इस तरह का जो है आंतरिक विद्रोह, गृह युद्ध का पता लग गया, तो बाहर के जो लोग हैं वो लोग उस राज्य को, उस राजा को, उस प्रजा को, संपूर्ण प्रजा को जो है जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। इसलिए पूरे राष्ट्र, पूरा राजा और पूरे प्रजा जो है संकट में आ जाती है। किससे? राजाना मंत्र विप्लव, राजा का जो गुप्त विचार है, गुप्त कमजोरी है, वो अगर बाहर हो गया तो। इसलिए कहते हैं कि जो वर्तमान में जो नेपाल में केपी ओली जो है प्रधानमंत्री है, उनकी कमजोरियों का पता लग गया विदेशी एजेंसियों को, जो खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंट ब्यूरो होते हैं, जो दुनिया के जो पावरफुल लोग हैं, वो लोग नेपाल को एक तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय जो है गेम खेलने का एक वो उसको मैदान बनाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए, चाइना के लिए, बहुत सारे देशों के लिए नेपाल ऐसा जो है लैंड है, जो स्थान है, जो एक बहुत बड़ा उनके लिए मायने रखता है वो स्थान। तो विदेशी जो लोग हैं उसको जो है उस चीज को समझते हैं। ओली की मंत्रिमंडल की नेपाल में जो राजनीतिक परिस्थितियों का सभी देशों को पता था विश्व के, तो उन कमजोरियों को जैसे पता लग जाता है। अगर हालांकि ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहा कि अगर कोई केपी ओली को पता था 1 महीने पहले ही नेपाल में इसी चल रही है समय पे, और वो व्यक्ति राजा जो है यानी शासक व्यक्ति, वो अगर वो इस्तीफा दे देता तो जो है ऐसा देश के अंदर इतना भयंकर स्थिति राजधानी की, देश के साथ ऐसा नहीं होता। समय पे इस्तीफा दे देता तो सब कुछ शांति हो जाती, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो उनकी एक व्यक्ति की इस्तीफा न देने से, एक व्यक्ति की मूर्खता के कारण, एक व्यक्ति के ना समझी के कारण, हट के कारण, दुराग्रह के कारण पूरा राष्ट्र खतरे में आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इन चीजों को बहुत समझना जरूरी है, और इन चीजों को समझने के लिए आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को, राजनीति शास्त्र को, महाभारत को, रामायण को, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ करके, इतिहासों से हमें सीखना चाहिए। यही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम।